हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, देखिए क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी के क्वेश्चंस बताते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन इंग्लिश के भी क्वेश्चंस बताइए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक टॉपिक नहीं, दो टॉपिक नहीं, पूरे 8 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 8 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के मैंने कुछ रूल्स भी आपको बताए हैं। ठीक है, कि टेंस, कौन सा टेंस किस में बदलता है, आपने वीडियो देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया जाएगा आपको, शी सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। उसने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रही हूं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना है, देखिए ये आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए दो तीन चीजें ध्यान कीजिए। सबसे पहले सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था टोल्ड लगेगा। ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक, ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है बताइए? ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए ये आपका क्या होता है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये पोर्शन जो इस इन्वर्टर कामा के अंदर है ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, मैंने बताया था ना। अब देखिए समझिए, यहां पर ये कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में, तो आप लिखेंगे सी, फिर सैड टू के स्थान पर मैंने आपको बताया था टोल्ड लगेगा। ठीक है, जब मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा था, जाकर उनको देख लीजिए। इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, मी लगाएंगे ऐसे रहेगा। बीच में हम कंजक्शन डैट का यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो डैट। अब देखिए ये आई क्या है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सन वाला ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट पर्सन में आपके आई तथा बी आते हैं, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में आपके, ये मैं सब्जेक्टिव केस बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड पर्सन में आपके ही सी इट आते हैं। तो देखिए यहां पर कैसे बदलेंगे। अब ये है किसका प्रोनाउन, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, सी टोल्ड मी, फिर बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, सी। सी के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। ठीक है, तो सी लग जाएगा। अब अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो जब इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहां पर एम के जगह पर वाज लग जाएगा, सी वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, सी वाज रीडिंग ए बुक। बस ये आपका बन चुका है। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना, 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। देखिए सी फैट टू के स्थान पर टोल्ड, मी लगाया मैंने, दैट बीच में लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ये आई है, बदलेगा सी से, सी हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम वाज का यूज करते हैं और आईएनजी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझिए। ठीक है, देखिए सी सैड आई हैव रिटन द लेटर। उसने कहा आई हैव रिटन द लेटर। देखिए ये हमेशा कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में कभी नहीं रखना आपको। ठीक है, कैपिटल रहेगा। आई हैव रिटन द लेटर, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में ये कैपिटल में रहेगा, इनडायरेक्ट में आप स्मॉल में कर देंगे। ठीक है, तो आई हैव रिटन द लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है। तो उसने कहा मैंने पत्र लिख लिया है, या मैं पत्र लिख चुकी हूं। कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
लिया है, दिया है, किया है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा इरेज करते हैं इसको और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऐसे ही रहेगा आपका, ये सैड ऐसे ही रहेगा, बीच में हम किसको लगाएंगे, दैट भैया को लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, सी, जैसे ऊपर मैंने बदला नीचे भी सी हो जाएगा। ठीक है, हैव बदल जाएगा हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। ठीक है, सी हैड रिटन द लेटर। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसको मैंने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे वाले पर। देखिए तीसरा भी समझ लेते हैं। देखिए, नीलम सैड टू जय, नीलम ने जय से कहा, यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे बदलेंगे इसको, सिंपल है, वही वाला ट्रिक लगाइए, लिखेंगे नीलम। ठीक है, थोड़ा आप अक्षर को अच्छे से लिखिएगा, सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे, जय लिखेंगे यहां पर। ठीक है, नीलम टोल्ड जय, बीच में क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। ठीक है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, देखिए अब यहां पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो जय के लिए हम यूज करेंगे ही। कैन किसमें बदल जाएगा, कैन हमेशा कुड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ही कुड। ठीक है, डू दिस बदल जाएगा दैट में, इनडायरेक्ट में जब होगा, दिस डायरेक्ट में है तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वर्क, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, नीलम सैड टू के स्थान पर टोल्ड जय, दैट यू बदलेगा जय से, जय के लिए ही यूज करेंगे ही, कैन बदलेगा कुड में, डू दिस दैट में बदल जाएगा दैट वर्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तीनों समझ में आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए यहां पर ऊपर डाल दीजिएगा आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यहां पर गलती से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पड़ा हुआ है, यहां पर आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, देखिए सिंथेसिस का मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें एक सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग उसका नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, आई फाउंड माई वॉच, ठीक है, मुझे मेरी घड़ी मिल गई, द वॉच वाज स्टोलन, घड़ी चुरा ली गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो सेंटेंस है, यहां पर फुल स्टॉप लगा है, देखिए एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है। जो सेंटेंस बनाना है वो ब्रैकेट में दिया गया है, सिंपल सेंटेंस, यानी कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वाज स्टोलन, मुझे मेरी घड़ी मिल गई, घड़ी चुरा ली गई थी। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको बदलेंगे कैसे, उसमें सिंथेसिस कैसे करेंगे इसका, तो लिखेंगे आई फाउंड माई, अब यहां पर स्टोलन को हम यहां पर लिख देंगे माई स्टोलन वॉच। ठीक है, माई स्टोलन वॉच। ठीक है, बस ये बन गया, आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, यानी कि मुझे मेरी चुराई हुई घड़ी मिल गई, यानी कि जो घड़ी मेरी चुरा ली गई थी वो मुझे मिल गई। वही सेम अर्थ यहां पर भी है, बट इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, यानी कि मुझे मेरी चोरी की गई घड़ी मिल गई। ठीक है, जो चोरी करके ले गया था उसकी घड़ी, वो उससे फिर से मिल गई। तो वही सेम अर्थ है, लेकिन मैंने एक सेंटेंस में इसे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे देखिए, नेक्स्ट हमारा है बी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो, यानी कि बी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, जो गरीब हैं उनसे हमें प्रेम करनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। ठीक
ठीक है। तो हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, हम यहां पर पहले गांधी जी को लिखेंगे, तो लिखेंगे गांधी जी taught us, ठीक है। गांधी जी ने हमें सिखाया दैट कि बी मस्ट, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, बी मस्ट लव द, ठीक है, लव, थोड़ा सा मैं यहां पर इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है, लव द पुअर, ठीक है। तो देखिए गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें सिखाया दैट कि वी हैव मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। देखिए मीनिंग सेम है, ऊपर भी वही कहा गया, नीचे भी वही कहा गया, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, दैश लगाकर दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 सेंटेंस दिए रहेंगे या 3 दिए रहेंगे, उनको जोड़कर एक सेंटेंस में बनाना है जो ब्रैकेट में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको एक ही करना होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि गुड बॉयज वर्क, यानी कि अच्छे बच्चे काम करते हैं, बैड बॉयज मेक मिसचीफ, और बुरे लड़के शरारत करते हैं, ठीक है, या गलतियां करते हैं। तो अच्छे लड़के काम करते हैं, बुरे लड़के शरारत करते हैं। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, तो लिखिए, यहां पर लिखिए गुड बॉयज वर्क, ठीक है, बीच में लगा देंगे व्हाइल का मतलब होता है जबकि बैड बॉयज मेक मिसचीफ, ठीक है। तो गुड बॉयज वर्क, अच्छे बच्चे काम करते हैं, अच्छे लड़के काम करते हैं, व्हाइल जबकि बैड बॉयज मेक मिसचीफ, और बुरे लड़के शरारत करते हैं। सिंपल है, मैंने व्हाइल से दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, आपका एक सेंटेंस में कन्वर्ट भी हो गया और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस भी हो गया, ठीक है। तो अच्छे बच्चे काम करते हैं जबकि बुरे लड़के मिसचीफ यानी कि गलतियां शरारत करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रूल्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, कर अभ्यास रे जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात पर सिर पर परत निशान, यानी कि जैसे जैसे जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा टारगेट आपका पूरा होगा, उतना ज्यादा नंबर आप लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अब चलिए देखते हैं अपना तीसरा टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, अपना तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है। देखिए तीसरा टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। हमें यहां पर सेंटेंसेस को परिवर्तित करना है, चेंजेस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर, यानी कि कोई भी पेन पार्कर जितना अच्छा नहीं है। अब इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, ब्रैकेट में दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कि इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, ठीक है। इसमें इज एज लगा है, सुपरलेटिव डिग्री में हम अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहां पर इस सेंटेंस को आपको सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है, बट इसका भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। सेम वही रूल जो हमने सिंथेसिस में देखा था, उसमें 2 सेंटेंसेस को जोड़ना था, यहां पर एक ही सेंटेंस रहेगा, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर, यानी कि कोई भी पेन पार्कर जितना अच्छा नहीं है। इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पार्कर लिखेंगे पहले, पार्कर पहले रहेगा, पार्कर इज द बेस्ट पेन, ठीक है। बस ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, आपको द के साथ उसकी विशेषता जोड़नी होती है, लेकिन यहां पर विशेषता है नहीं इसकी, ठीक है। तो विशेषता क्या, गुड है, तो गुड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बेस्ट,
ठीक है। तो इज द बेस्ट पेन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होता है, द के साथ इसकी विशेषता जोड़नी होती है, वही मैंने ऐड कर दिया है। तो पार्कर इज द बेस्ट पेन, यानी कि पार्कर सबसे अच्छा पेन है। ऊपर क्या कहा गया था, कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि पार्कर, ठीक है। नीचे क्या है, पार्कर सबसे अच्छा पेन है। दोनों का मीनिंग सेम है, उसको थोड़ा घुमा फिरा कर कह दिया गया था, इसको मैंने डायरेक्टली कह दिया, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे 8वां क्वेश्चन देखिए, आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना भोजन ले लिया है या मैंने अपना भोजन कर लिया है, ठीक है, खा लिया है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहले टेंस को पहचानिए, कौन सा टेंस है। देखिए, आई हैव टेकन माई फूड, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन लगाएंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। रूल है, आप एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे हाई स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने अपना भोजन कर लिया है। तो क्या कर लिया है, अपना भोजन। क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिला, किसने कर लिया है, मैंने, ये आपका सब्जेक्ट है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहां पर लिखेंगे हम माई फूड, माई फूड। अब इसके साथ हम लगाएंगे हैज, ठीक है, हैज बीन। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज, हैव और बीन का यूज करते हैं। तो माई फूड हैज बीन टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है, टेकन। और सब्जेक्ट को हम बाई लगाकर जोड़ देंगे, बाई, आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो बाई मी। तो माई फूड हैज बीन टेकन बाई मी। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैज बीन इसमें रहेगा। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो हैज, हैव, बीन लगाते हैं, ठीक है। और टेकन बाई मी, बाई लगाकर सब्जेक्ट को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। She is too weak to pass the examination, यानी कि वह एग्जामिनेशन को पास करने के लिए बहुत कमजोर है। तो जब टू आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, इसका रूल है, सी लिखेंगे, इज लिखेंगे, टू के स्थान पर सो लिखेंगे, ठीक है, सो वीक। फिर बीच में लगाएंगे हम दैट, दैट, फिर लगाएंगे सी, सी कैन नॉट, कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या करेंगे, एग्जामिनेशन। तो क्या कहा गया, सी इज टू बिग टू पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम को पास करने के लिए बहुत कमजोर है। नीचे मैंने क्या कहा, सी इज सो बिग, वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है, दैट की सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम को पास नहीं कर सकती। दोनों का अर्थ सेम है। याद रखिएगा, जब हम टू को हटाते हैं तो सो का यूज करते हैं, ठीक है। फिर बिग लिखेंगे, बीच में दैट का यूज करेंगे और इस सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो सी इज सो बिग दैट सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसमें हमें सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता, चाहे हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना हो, चाहे डिग्री हमें पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलना हो, चाहे हमें रिमूव टू करना हो। यहां पर हमें टू को रिमूव करना था, देखिए टू को, ठीक है। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम कह सकते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि अगर सेंटेंसेज में कुछ मिस्टेक्स हैं उसको आप सही करके लिखिए, वही है सिंटैक्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य संशोधन। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य संशोधन, वैसे इंग्लिश में सिंटैक्स होता है, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। जैसे ये सेंटेंस आपका दिया गया, इसमें कुछ गलती है, आप सही करके लिखिए। ये तीनों सेंटेंस में गलतियां हैं, वही आपको सही करना है, ठीक है, माइंड लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे देखिए, ये देखिए, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, यानी कि वह मेरा बड़ा भाई है। तो देखिए, अपने के लिए जब अपना भाई हो तो उसके लिए हम ओल्डर का यूज नहीं करते, उसके लिए हम हमेशा एल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। ओल्डर हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारा सगा ना हो, यानी कि कोई दूसरा हो, ठीक है। तो अपने के लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। अब ये आपका सही है। तो ओल्डर को मैंने एल्डर कर दिया, बस सही हो गया। ऐसे ही आपको छोटी छोटी गलतियां पहचाननी होंगी, ठीक है। ऐसे देखिए 11 नंबर क्या है, वन मस्ट लव हिज कंट्री, सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहां पर गलती क्या है, वन मस्ट लव हिज का यहां पर हिज अपने की अंग्रेजी नहीं होगा, वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी होती है वंस,
तो वंस कंट्री, ठीक है। तो वन मस्ट लव वंस कंट्री, सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी वंस लिखेंगे, यहां पर हिज में गलती है, ठीक है, वंस लिख देंगे। बस इतनी सी छोटी छोटी गलतियां होंगी जो आपको सही करना होगा। ऐसे देखिए 12 नंबर क्या है, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, तुम्हारा नॉलेज परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो देखिए परफेक्ट खुद में परफेक्ट है, इसके आगे मोस्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप मोस्ट को हटा दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे योर नॉलेज, ठीक है, योर नॉलेज इज परफेक्ट, तुम्हारा नॉलेज परफेक्ट है। इसमें आपको मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट खुद में परफेक्ट है, उसके आगे मोस्ट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो तीनों समझ में आया, थोड़ी थोड़ी गलतियां थी, वही आपको सही करना था। आई होप कि आप अब कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप प्रयास कीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में भी 95% प्लस लेकर आइए, यही मेरी कामना है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अपना 5वां टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए 5वां टॉपिक हमारा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी में हमने पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में आप पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, वही इंग्लिश में है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें आपको करना क्या है, जैसे दिया गया है एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है, इसका पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर इसको सेंटेंस में यूज करना है। जैसे हम हिंदी व्याकरण में करते हैं, क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन दिया रहता है, उसका अर्थ लिखते हैं, फिर उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। सेम वही आपको यहां पर भी करना है, बट इंग्लिश में, ठीक है। देखिए एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा नियर, यानी कि पास, ठीक है, नियर या पास लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे माई हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ये मैं वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो क्या कहा गया, देखिए माई हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यानी कि मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है। तो एट ये स्टोन्स थ्रो रहेगा क्वेश्चन, आपको मीनिंग पहले लिखना है नियर, ठीक है, फिर आपको वाक्य प्रयोग इसको सेंटेंस में यूज करना, जैसे मैंने यहां पर कर दिया, देखिए एट ये स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो माई हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यानी कि मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है। आपको नियर नहीं यूज करना, इसको सेंटेंस में यूज करना है। 2 नंबर क्लियर, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ऐसे दूसरा देखेंगे हम, दूसरा देखिए क्या है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, कावर्ड। क्या होता है, कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। तो चिकन हार्टेड का अर्थ होगा कावर्ड, या चिकन हार्टेड का मतलब भी डरपोक आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है चिकन हार्टेड में, जैसे ही इज ए चिकन हार्टेड मैन, ठीक है। तो ही इज ए चिकन हार्टेड मैन, यानी कि वह एक डरपोक आदमी है। चिकन हार्टेड का अर्थ होगा कावर्ड, यानी कि डरपोक। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ही इज ए चिकन हार्टेड मैन, वह एक डरपोक आदमी है। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको सेंटेंसेस में यूज करना है। अब देखिए ये हमारा फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होगा फॉर एवर। फॉर एवर, फॉर एवर का हिंदी क्या होगा बताइए, हमेशा के लिए, ठीक है। क्या होगा, हमेशा के लिए। तो यहां पर लिखेंगे आई एम लिविंग दिल्ली फॉर एवर, ठीक है। मतलब फॉर गुड लिख दीजिए। देखिए फॉर एवर आपको नहीं लिखना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे फॉर गुड, मतलब आई एम लिविंग दिल्ली फॉर गुड, मैं दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, मैं दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। तो आई एम लिविंग दिल्ली फॉर गुड, ठीक है। ऐसे ही आपको सेंटेंस दिए रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, इसका मीनिंग लिखिए, इसको सेंटेंस में यूज कीजिए। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का हिंदी क्या होगा, विलोम शब्द, ठीक
ठीक है, विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब क्या होता है बताइए? एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका क्लियर। क्लियर हो जाएगा, या एक और लिख सकते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी होता है, इन दोनों का मतलब होता है अस्पष्ट। तो इसका मतलब होगा अस्पष्ट। ठीक है, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। आपको उसमें हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। और इसका मतलब हो जाएगा अस्पष्ट। तो देखिए ये दोनों विपरीत अर्थ रखते हैं। अस्पष्ट का मतलब जो स्पष्ट ना हो, और इसका मतलब स्पष्ट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आपको एंटोनिम लिखना होगा, आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए बेनिफिशियल। इसका मतलब क्या होगा? बेनिफिशियल का मतलब बताइए, सभी को पता है, लाभदायक। लाभदायक, बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? हार्मफुल। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब हानिकारक। हानिकारक, ठीक है। तो बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, हार्मफुल का मतलब हानिकारक। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना या छोटा। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना या छोटा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टैल। टैल का मतलब क्या होता है? लंबा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं जेंट। जेंट का मतलब भयानक या बड़ा। ठीक है, तो टैल का मतलब लंबा, जेंट का मतलब बड़ा या भयानक। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम होगा, या बड़ा आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं कर देता हूं इसको, तो इसको लिख सकते हैं आप बड़ा। ठीक है, या भयानक। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो एंटोनिम्स भी आपको समझ में आ गए। एंटोनिम्स का मतलब विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको समझिए, ये है सिनोनिम्स। जैसे हमने एंटोनिम्स में पढ़ा विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, वैसे सिनोनिम्स में होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, जिनका अर्थ समान हो। ठीक है, जैसे देखिए फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भयानक या भयंकर। ठीक है, भयंकर आप कर सकते हैं या फिर खतरनाक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों होता है इसका अर्थ। तो बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस। डेंजरस भी आप लिख सकते हैं, या वायोलेंट भी आप लिख सकते हैं। वायोलेंट, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी होता है भयंकर या खतरनाक। ठीक है, तो फियर्स का मतलब भी भयंकर, डेंजरस और वायोलेंट का मतलब भी भयंकर या खतरनाक, यानी कि इनका मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है। यानी कि ये समानार्थी शब्द हैं, ये समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लैक। लैक का मतलब होता है कमी। लैक का मतलब कमी। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब भी होता है कमी। ठीक है, सुना होगा आपने शॉर्टेज। तो लैक का मतलब भी कमी, शॉर्टेज का मतलब भी कमी, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा? झगड़ा। ठीक है, झगड़ा, लड़ाई, तो झगड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है झगड़ा, या आप लिख सकते हैं रैंगल। रैंगल, रैंगल का मतलब भी होता है झगड़ा। तो क्वेरल का मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट या रैंगल का मतलब भी झगड़ा। तो ये इनके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही आपको ऐसा वर्ड लिखना है कि इनका अर्थ सेम हो। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम्स हो गया। 7वां टॉपिक था। अब हम देखेंगे 8वां टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए आपको इस सेंटेंस के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, एक शब्द। इसके लिए व्हिच कांट बी सीन, इसके लिए भी एक शब्द चुनना है। कैसे करेंगे आप ये सब? देखिए ये पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल का समय, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? वन वर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब शतायु। ठीक है, या 100 वर्ष का समय, तो इसे हम लोग सेंचुरी भी बोलते हैं, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा लगाते हैं। ठीक है, शतक।
ठीक है, तो वही है 100 वर्ष का समय, इसे हम बोलेंगे सेंचुरी, शताब्दी। ठीक है, समझ में आ गया। 23 नंबर देखिए, व्हिच कांट बी सीन, व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अदृश्य। तो इंग्लिश में तो हमें लिखना है इनविजिबल, तो यहां पर लिखेंगे इनविजिबल। ठीक है, ये अदृश्य। अब नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरों पर आधारित हो। ठीक है, दूसरों पर निर्भर हो। तो ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरों पर निर्भर हो, खुद कमाना खाना ना जानता हो, उसे हम लोग कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परपोषी। परपोषी का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड हो। स्वपोषी का मतलब जो खुद अपना भोजन बनाए, जो खुद कमाकर खाए, और जो दूसरों पर डिपेंड हो उसे पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहां पर मैंने 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 टॉपिक आपको पढ़ाए। ठीक है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं एक बार मैं पुनः बताता हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और ये आपके हो गए 8 टॉपिक इन वन वीडियो। 24 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सिर्फ क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, आप लोग कितना समझें, क्या इसको समझकर आप किसी और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस प्रकार से पढ़िए कि जो क्वेश्चन मैं बताऊं वो तो आपको समझ में आ ही जाए, और अगर उससे ही संबंधित कोई और क्वेश्चन आए तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे। ठीक है, आपकी ये अगर बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हैं कि मैं अच्छा नंबर लेकर आऊं, तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।